ठीक है। क्वेश्चन है ISI सिस्टम में तापमान की इकाई, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? A, B, C, D। सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ISI सिस्टम में तापमान की इकाई, C आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत है। MKS में होता है भाई, डिग्री सेंटीग्रेड। ए विशाल वर्मा, ए ऑप्शन सही है। SI सिस्टम में मैंने बताया था तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है। हाँ, कुसुम गुप्ता का आंसर सही है। SI सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है भाई। किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है। जूल भी तो ऊष्मा का मात्रक है, क्योंकि हम लोग कोई काम करते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं तो वही तो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जूल भी ऊष्मा का मात्रक है। बट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? डिग्री सेल्सियस। ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये ताप का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, केवल 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ताप का SI मात्रक, अभी मैंने बताया था ताप का SI मात्रक क्या था? ताप का SI मात्रक क्या था? हाँ, केल्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर ताप बढ़ने पर, जैसे कोई बर्फ हो और उसका टेम्परेचर क्या किया जाए? उस पर ताप बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो गलनांक है वो क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? देखिए, दो चीज़ें तो C और D तो बिल्कुल गलत है कि अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा और शून्य भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, वो एकदम सही है। ठीक है, अगर बर्फ़ का ताप, अगर बर्फ़ पे अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत तेज़ी से गल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि बर्फ़ पर ताप बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? पायरोमीटर का नाम आपने सुना होगा। पायरोमीटर ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इक्विपमेंट है जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो उसका मेजर किया जा सकता है यहाँ पे। तो पायरोमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा पायरोमीटर ही मैंने बताया था। तो ऑप्शन डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब जिसने भी हीट टेम्परेचर को बहुत अच्छे से पढ़ा था वो सारे क्वेश्चन एकदम देख के ही बता देगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगला देखें, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? ऑप्शन बताएं, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? जल्दी। अभिषेक सिंह, ऑप्शन नंबर सी। रोहित तिवारी, बिल्कुल गलत है भाई। प्लेटिनम तापमापी कहाँ होता है? होता है, बट सूर्य का ताप तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? पायरोमीटर का, क्योंकि सूर्य का ताप ज़्यादा हो गया और ज़्यादा को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, सेल्सियस पैमाने पर, इसका आंसर तो सबको सही से देना पड़ेगा। रोहित, अब ध्यान से आंसर देना। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो आपको ध्यान होगा, मैंने सेल्सियस स्केल आपको बताया था, 0 डिग्री सेल्सियस था और फ़ारेनहाइट पे कितना था? अरे भाई, फ़ारेनहाइट में बताना था ना। फ़ारेनहाइट पे वो कितना हो जाएगा?
0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 273, तो यार केल्विन का होता है भाई। हाँ, ऑप्शन बी रोहित तिवारी, विशाल वर्मा, ऑप्शन बी सही है। सुभाषिस ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस वाले पे था, फ़ारेनहाइट पे वो कितना हो गया था 32 हो गया था, केल्विन वाले पे 273 हो गया था, और र्यूमर वाले पे कितना था 0 र्यूमर था, 0 डिग्री र्यूमर, याद है। स्केल मैंने बताया था, उसमें 4 स्केल थे। ठीक है, गौतम श्रीवास्तव सही है। सब लोग ध्यान से आंसर दो, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। हिंदी बहुत ट्रिपिकल होती है भाई। निम्न में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। आकाश निषाद, ऑप्शन बी जा रहा है इनका। देखिए लकड़ी होगा नहीं, चमड़ा होगा नहीं, अब बचा कौन, जल और पारा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को कट किया करो। देखो सी बता रहा है गधा, लकड़ी बता रहे हो हैं, ऑप्शन बी। ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी सही है, पारा बहुत अच्छा चालक होता है उष्मा का। ठीक है, आगे देखें, चांदी की उष्मी चालकता तांबे की उष्मी चालकता से क्या होती है। चांदी की उष्मी चालकता तांबे की उष्मी चालकता से क्या होती है। चांदी की जो उष्मी चालकता होती है, चांदी की उष्मी चालकता तांबे की उष्मी चालकता से कम होती है ना यार। अधिक होती है। अब सब ए के साथ जाने लगे। चांदी की उष्मी चालकता तांबे की उष्मी चालकता से, अब देखो अब सब लोग ए जाने लगे। कम होती है, कम होती है, आई थिंक यही होना चाहिए, आई थिंक नहीं एग्जैक्ट यही होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो आपके सामने आया ज़रूर होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बोलोमीटर मापने की युक्ति। बोलोमीटर मापने की युक्ति, बोलोमीटर का नाम सुने हैं सब लोग। बोलोमीटर मापने की युक्ति क्या होगी। नहीं, अच्छा नाम ही नहीं सुने हैं। बोलोमीटर से उष्मी विकिरण नापा जाता है। ठीक है, बोलोमीटर से किसको नापते हैं, उष्मी विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। ठीक है, बोलोमीटर मापने की युक्ति कौन सी होती है, उष्मी विकिरण। उष्मी विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट चाहिए। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, अभी एक क्वेश्चन किया था। सुभाषिस सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, पारा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, आई थिंक ये याद भी हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सोलर कुकर से खाना बनाया जाता है ना, तो कौन सा भाग गर्म करता है। देखिए जो सूर्य विकिरण है और यहाँ पे जो कुकर की बात हुई है, कुकर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे जो किरण का इस्तेमाल होता है, पराबैंगनी किरण नहीं होता है भाई। पराबैंगनी किरण होगा तो उड़ जाएगा वो। ठीक है, अवरक्त किरण का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। कौन सा होता है, अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, अवरक्त किरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। जिस ताप पर, ठीक है, जिस ताप पर कोई ठोस उष्मा प्रसार
जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है। देखिए, कोई ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्वथनांक हो रहा है कि गलनांक हो रहा है कि वाष्पन हो रहा है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। आकाश निषाद ऑप्शन बी के साथ, बी। अजीत पाल, सब लोग बी, सही है भाई। ठोस पदार्थ अगर द्रव में बदल रहा है तो इसका मतलब वो गल रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है? गलनांक हो रहा है। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है। अब द्रव यहाँ पे क्या हो रहा है? वाष्प में बदल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? द्रव वाष्प में बदल रहा है। इसका मतलब सी। आकाश निषाद, सुभाषिस, योगेश कुशवाहा काफ़ी सही आंसर दे रहे हैं। अजीत पाल, कुसुम, हेमचंद, सबका आंसर सी है। आलोक, केशव, गोविंद, बहुत अच्छे। ठीक है, जिस ताप पर कोई उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी की अपेक्षा, जो मिश्र धातु हैं उसका जो गलनांक होगा उसके अवयवी की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसके अवयव जो होते हैं उसकी अपेक्षा मिश्र धातुओं का गलनांक कम होगा, निम्न होता है। क्लियर? जो मिश्र धातु होते हैं उसका गलनांक कम होता है और मिश्र धातु के जो अवयव होते हैं उसका गलनांक ज़्यादा होता है। याद हो गया? एस का मैसेज करिए, याद हो गया? ठीक है, मिश्र धातुओं का गलनांक कम होता है, उसके अवयव का गलनांक मिश्र धातुओं के गलनांक से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सूर्य की सतह का तापमान होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। मेमोरी बेस है, इसको याद ही करना पड़ेगा। डी और ए दोनों के दोनों गलत हैं। डी गलत है, ए गलत है। अच्छा, कुछ लोग मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं कम ज़्यादा का, या तो कम होगा आंसर या तो ज़्यादा होगा। मेरे यहाँ तो उल्टा हो गया ना। हाँ, सी सही है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। डिग्री नहीं, केल्विन। केल्विन 6000 केल्विन होता है। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 17। सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर कौन सा है? बताइए। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस आप बनाएंगे तो 273 माइनस करेंगे। याद आ रहा है? केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो क्या करेंगे? 273 माइनस करेंगे। तो 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना आएगा? अभिषेक सिंह, बी, सही है। अब आंसर आया है। यार, पढ़ने के बाद कम से कम सोचा तो करो कि कैसे दिया जा रहा है। केल्विन को सेल्सियस में बदला जा रहा है, और मैंने बताया था कि सेल्सियस में 0 होता है, केल्विन में 273 होता है, मतलब 273 का डिफरेंस होता है। तो जो केल्विन में है उसको क्या करो? 273 उसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब इतनी तेज़ी से आप लोग आंसर मत दीजिए। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है कि जल्दी से आंसर दिए बस करोड़पति बन गए। थोड़ा सा आराम से आंसर दीजिए। 20 मिनट का एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, और मैं पर डे कोशिश करूँगा कि ऐसे ही एक एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा साइंस वाला। ठीक है, बाकी मैथ्स वगैरह का क्लास वगैरह तो चलेगा ही। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बताइए भाई, किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? लोहे के टुकड़े की? ऊष्माधारिता की बात हुई है, ये नहीं कि वेट की बात हुई है। ऊष्माधारिता किसकी ज़्यादा होगी?
सी के साथ सब लोग जा रहे हैं, सी और ए। जल, केशव शर्मा, केशव शर्मा का आंसर सही है, जल। ठीक है, वाटर, रोहित तिवारी, वाटर। ठीक है, ठीक है। उष्माधारिता वाटर की ज़्यादा होगी। ठीक है, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से की जाती है? बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। उष्मागतिकी के तीनों नियम आपको पता ही होंगे, उसी के हिसाब से आंसर देना है। उष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या होता है? एंट्रोपी वहां पे 0 हो जाती है ना। और पहला नियम क्या होता है कि जो Q होता है वो U + W होता है। ठीक है, पहला नियम क्या होता है उष्मागतिकी का, जिसको उष्मा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, ऊर्जा का वो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, यानी उष्मा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है यार, सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उष्मा को न ही बनाया जा सकता है न ही उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जा सकता है। इसीलिए हम लोग किसी एक निकाय पे जब उष्मा देते हैं तो क्या होता है, जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा और जो उस निकाय पे जो काम किया गया रहता है, उन दोनों का सम दी गई ऊर्जा के बराबर होता है, दी गई उष्मा के बराबर होता है। इसीलिए दी गई उष्मा अगर Q है, आंतरिक ऊर्जा अगर U है, ठीक है, और किया गया कार्य अगर W है, तो Q बराबर होगा U + W। ये होता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना की जा रही है ना, तो आंतरिक ऊर्जा की बात जो की जाती है वो किस में की जाती है? उष्मागतिकी के प्रथम नियम में। ठीक है, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो दी गई ऊर्जा, दी गई उष्मा और किए गए कार्य के माइनस के बराबर होती है, या आप ये कह सकते हैं कि दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो आप इसको याद कर लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। जहाँ पे आंतरिक ऊर्जा की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे? उष्मागतिकी का कौन सा नियम? प्रथम नियम। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? अगला क्वेश्चन देखें। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का घड़ा होगा ना इस समय सबके पास, तो उसमें बताइए क्यों जो है जल ठंडा रहता है? द्रवण नहीं होता, ऊर्ध्वपतन भी नहीं होता, कौन सा बचा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की वजह से जल क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण, बी के द्वारा। ठीक है, तो ये तरीका कैसा रहेगा? 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करा दिए, आपको क्वेश्चन दिखाया, आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं क्या कराऊंगा, जैसे जो भी चैप्टर्स हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं इसी तरह से मैं पहले आपको दिखाऊंगा, आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। उसके बाद मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर उसके बाद आप अपने से सॉल्व करिए। अगर आंसर नहीं आएगा तो मैं पेन और कॉपी के साथ बैठूंगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कोई दिक्कत? ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो कल जो होगा क्लास उसका मैं शेड्यूल भेज दूंगा। ठीक है, और किस चीज़ का वो पढ़ाना रहेगा वो भी मैं बता दूंगा। बट दिक्कत क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा सा कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो और ज़्यादा लोगों को बोलिए कि वो भी ज्वाइन हो। ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे तो मज़ा आएगा। तो कल अगर आप लोग बोलें तो मैं पिछले साल का एक कोई पेपर उठाता हूँ और उसको सॉल्व करके बताता हूँ। पिछले साल का पेपर कराएं या चैप्टर कराएं? कमेंट करिए तुरंत अभी, पेपर या चैप्टर।
एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो कल एक पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पेपर होगा सेकेंड ईयर का, फीटर सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर वालों का पेपर मैं कल सॉल्व कराऊंगा और उसको फर्स्ट ईयर भी देखेगा, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फर्स्ट ईयर भी उसको देखे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग होता है। देखिए, पढ़ना सबको पड़ता है, बस ब्रांचें बदली हुई हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब लोग देखेंगे उसको। कल जैसे मैं सेकेंड ईयर से फीटर सेकेंड ईयर का मैं पेपर एक सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद परसों मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ईयर का एक पेपर कराऊंगा। तो सेकेंड ईयर भी उसको देखेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी टाइमिंग ही थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि और भी काम रहता है। तो मैं अपनी टाइमिंग चेंज कर दूंगा और जो मेरा टाइम होगा उस समय किसी दूसरे टीचर का शेड्यूल नहीं चल रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा आप लोग जो है फ़ोन का डाटा वगैरह सेव करके रखिए ताकि वीडियो को देख सकें। और पेपर ऐसे ही सॉल्व कराया जा सकता है, बाकी और कोई इसका चांस नहीं है। अच्छा, इसका PDF ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका PDF जो है, जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं ग्रुप में भेज दूँगा। और टाइमिंग मैं आपको आज रात में ही मैसेज कर दूंगा कि कितने बजे से रहेगा। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइए मेरे साथ, ठीक है। बाकी जो लोग छूट गए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फिर इसको वो लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर ओके, बाय। ओके, थैंक यू, बाय।